अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। स्वागत है आपका हमारे बिहार न्यूज़ चैनल पे। मैं हूं मोहम्मद राज। इस वक्त बिहार न्यूज़ की टीम पहुंची हुई है शेख मोहल्ले में। सीवान शहर का यह शेख मोहल्ला है और आपको हम ऐसे शख्स से रूबरू कराएंगे जो कि सिवान ही नहीं पूरे बिहार के लिए एक ऐसी हस्ती है जो कि सिवान का नहीं पूरे बिहार का नाम रोशन कर चुके हैं। तो हम सीधे अजहर जमील साहब हैं जो कि भूवैज्ञानिक हैं, नेपाल में ये अभी कार्यरत हैं। अभी सिवान अपने निवास स्थान पे ये हमारे साथ मौजूद है और आज हमें मौका मिला है इनसे कुछ विशेष मुद्दे पर बातचीत करने का। हम सीधे इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे बिहार न्यूज़ चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपके तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि लोगों तक जो है, जो हकीकत है, जो सच्चाई न्यूज़ है, वो लोगों तक रखिए। क्योंकि मीडिया का जो आज इमेज है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लेकिन वर्ड यूज़ हो गया है, तो इसलिए जो है सच्चाई तक सब तक जानी चाहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चाइना और भारत के बॉर्डर पे आप गए हुए थे, क्या कुछ वहाँ पे आपने पाया? देखिए, हाल ही में मैं चाइना और जो हमारा इंडिया का जो बॉर्डर है अरुणाचल प्रदेश में बेसिकली गया था। तो अरुणाचल प्रदेश मैं किसी प्रोजेक्ट के इन्वेस्टिगेशन के लिए गया था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो, और उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए गया था। तो इत्तफाकन मुझे चाइना बॉर्डर के पास, इंडिया बॉर्डर के पास ही रुकने का मौका मिला। तो जो हमारा चाइना से लगा हुआ दो बॉर्डर है, एक ताशकिंग है और दूसरा आपका माजा है, ये दो बॉर्डर के पास था। मैं रेड्डी विलेज के पास ठहरा हुआ था। सारे आर्मी कैंप वगैरह हैं। तो मतलब जो लोगों के बीच में पहले मेरे मन में भी था कि पता नहीं चाइना ने हमारे बॉर्डर को कब्ज़ा कर लिया। जो न्यूज़ वगैरह में देखता था या लोगों से सोशल मीडिया से सुनता था, तो हमें लगता था पता नहीं क्या है ऐसा हकीकत। इत्तफाकन वहाँ जब मैं गया और पूरे बॉर्डर तक के एरिया को मैंने दौरा किया, इन्वेस्टिगेशन पर्पस से था, तो मैंने सारी चीज़ों को, मुझे जाना आना था, मैंने वो सारी चीज़ों को देखा, गांव वालों से भी मिला। तो मुझे तो कहीं दूर तक ये नहीं दिखाई दिया कि चाइना हमारे बॉर्डर में आ गई है, हमारे एरिया को कैप्चर कर लिया। तो फिर मैंने उसके बैकग्राउंड हिस्ट्री जानने की कोशिश की, लोगों से पूछा, गाँव के लोगों से पूछा। तो जो ग्लेमो गाँव का मालिक है, पूरा गांव उसका है, मतलब पूरा चाइना बॉर्डर से लेकर के करीब करीब 50 किलोमीटर का जो रेंज है करीब करीब उसके हाथ में, तो उसका मालिक है वो। तो उसने बताया, सारी हिस्ट्री बताई मुझे, 1962 की घटना बताया। उसकी उम्र कभी अपने बता रहा था कि 60-70 साल के आसपास है। तो जो घटना उसके पिताजी या उसके वक्त में हुई है, तो बोला था कि 1962 के बीच में जो हुआ था लड़ाई वगैरह, तो चाइना हमारे यहाँ आ गई थी। तो ये पूरा उसका गांव जो है चाइनीज सैनिक के कब्ज़े में आ गया था। दापूजी एक छोटा शहर है, मेन शहर है अरुणाचल प्रदेश का, तो वहाँ तक चीनी सैनिक आ गए थे, करीब 200 किलोमीटर होगा बॉर्डर से। तो उस वक्त 1962 में हमारी सेना ने भी उनको पुशअप किया, हमारी सेना की जो भी चीज़ें थी। हाँ, वहाँ बेसिक प्रॉब्लम था कि रोड कम्युनिकेशन नहीं था, फिर भी हमारी सेना ने उस वक्त बहुत स्ट्रगल किया, उन्हें भगाया। एक शेर थापा जगह है, शेर थापा तक तो रोड हमारी सरकार ने उस वक्त बना ली थी। 2013 से पहले सेना चाइनीज सैनिकों को भगा दिया था। लेकिन 2013 के बाद तक में भी बीच बीच में पहले जो है चीनी सैनिक डिस्टर्ब करते थे गांव वालों को, जैसे गांव वाले बताते हैं। भारत सरकार ने शेर थापा से करीब 60 किलोमीटर, 50-60 किलोमीटर होगा बॉर्डर हमारा, वहाँ तक कोई रोड कम्युनिकेशन नहीं था। स्टीप माउंटेन है, वहाँ आना जाना बड़ा बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम लोग जियोलॉजिस्ट हैं, हमें भी दिक्कत होती है आज के डेट में भी। तो सोचिए उस वक्त क्या दिक्कत होती होगी सेना को और आम जन को। तो कोई कम्युनिकेशन नहीं था। लेकिन अब सरकार इतना अच्छा रोड बना दिया है उधर से, काफ़ी कुछ जगह जो करीब शेरथापा से 2-3 किलोमीटर का जो पैच है, रोड है, वो सेंसिटिव जोन है, वहाँ पे स्लाइड वगैरह होता है। मेरे सामने एक घटना हुई जिस दिन मैं आ रहा था, तो मुझे लगा रास्ता बंद हो जाएगा, लेकिन BRO ने बहुत एक्टिव किया। BRO के इंस्पेक्टर साहब आए और सारा खाली करा करके हमें डेड बॉडी निकाली और हमें जाने का रास्ता दिया। तो हमने कहा कि भाई यहाँ से आप लोग टनल 2-3 किलोमीटर का पैच आप टनल बना दो, ये काफ़ी बेहतर रहेगा। रोड कम्युनिकेशन स्टीप माउंटेन है, कभी भी स्लाइड कर जाएगा। तो चूँकि वहाँ का मेन जो रिवर है वो आपका सुबनसिरी रिवर है, सुबनसिरी रिवर पे ही सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो सरकार का जो मेन फोकस है वो जो है एरिया को डेवलप करना, चाइना बॉर्डर तक हमें अपने आप को मजबूत रखना
और एनर्जी सोर्स, तो चाहे जो अरुणाचल प्रदेश है सोर्स ऑफ एनर्जी हब है, मतलब कि वहाँ पे 60,000 प्लस मेगावाट एनर्जी जनरेशन की जा सकती है, बिजली पैदा की जा सकती है। तो सरकार उस पर काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है और मैं उसी प्रोजेक्ट के लिए भी इन्वेस्टिगेशन के लिए गया था, तो बहुत जल्द उस पर काम भी शुरू होगा। और जहाँ तक है कि अफवाहें हैं कि भारत सरकार और चीन सरकार को लेकर के, तो ऐसा कुछ नहीं हो मुझे देखने को मिला। वहाँ सारे पीसफुल इन्वायरमेंट है, गांव वाले भी काफ़ी अच्छे हैं, बहुत रिगार्ड मुझे दिया उन्होंने। और मुझे ये लगा कि सिर्फ मीडिया या दूसरे सोशल मीडिया के थ्रू अफवाह फैलाई जाती है, सरकार को बदनाम की जा सकती है। वहाँ पे मोदी जी का जो इमेज है बहुत बेस्ट है, सारे लोग तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि ही इज़ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर। और मुझे भी लगा जो काम देखा मैंने वहाँ पे कि अरुणाचल प्रदेश जो 2015 में भी एक बार मैं गया था, उस वक्त में और अभी में बहुत फ़र्क है। अरुणाचल प्रदेश अभी काफ़ी मतलब डेवलप हो रहा है, सरकार एक्टिवली उस पर काम कर रही है। तो सरकार को बदनाम करने का लोग ये कह रहे हैं, लेकिन मोदी सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अभी तक के हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इन चंद सालों में। सोचिए 9 साल में उस टफ टेरेन में भी 60 किलोमीटर का रोड बना देना और सारे जो बड़े बड़े नाला है उस पर ब्रिज बना करके ले जाना, फिर सारी कम्युनिकेशन को सेटअप करना, ये सारी चीज़ें मैं सरकार की तारीफ़ करूँगा और गाँव वाले भी तारीफ़ कर रहे थे। अभी जो आप अरुणाचल की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या कुछ अभी ज़रूरत है जो आपको देखने को मिली है? उन लोगों को क्या कुछ ज़रूरत है अभी है वहाँ पे? देखिए वहाँ के गांव के, मैं तो चूँकि वहाँ था तो मैंने भी फेस किया कि वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है, वहाँ टेलीफोन की सुविधाएं नहीं है। वाईफाई पे हम लोग डिपेंड थे, तो वाईफाई आता था जाता था, तो बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन हमें तो चूँकि जो फैसिलिटी थी तो हो गया, लेकिन जो आम जन है उनके लिए कोई नेटवर्क ही नहीं। मुझे एक आदमी वहाँ काम कर रहा था, करीब उड़ीसा का एक आदमी था, उसी प्रोजेक्ट के इन्वेस्टिगेशन में ही अपना ड्रिलिंग का टीम था। उसने बोला कि साहब जो है 15 दिन हो गए घर बात किए हुए, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। पहले BSNL का टावर आता था यहाँ पे, अब तो नहीं आता है। तो मैं गांव वालों से भी मिला, तो गांव वाले भी अपनी यही बात रखे, साहब कोई कम्युनिकेशन नहीं, अगर हो तो आप मोदी जी को ट्वीट करिए या किसी तरह से मेरा मैसेज करवा दीजिए कि यहाँ पे रिलायंस, जियो या एयरटेल या BSNL इस तरह के सोशल नेटवर्क टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करें, ताकि हम भी सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ सकें, लोगों से कम्युनिकेशन कर सकें। क्योंकि वहाँ के लोगों का मेन सोर्स क्या है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने का वॉकी टॉकी है। तो वॉकी टॉकी करीब 7 किलोमीटर के रेंज में काम करता है। रेंज पे इंस्ट्रूमेंट है, वो रेंज पे डिपेंड करता है कौन किस तरह का ले रहा। तो उसमें क्या है कि उसी से बात करते हैं। उनका एक परिवार दूसरी जगह खेती करने गया है या एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी या दूसरी जगह गया है, तो वॉकी टॉकी से करते हैं। तो वॉकी टॉकी और दूसरे कम्युनिकेशन के लिए चार्ज की ज़रूरत है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी नहीं है। मेरे ख्याल से 50 किलोमीटर रेंज में तो कोई पोल भी नहीं। तो सरकार उस पर क्या किस तरीके से काम कर रही है, तो उन्होंने कहा कि भाई इस तरह का कोई अभी तक नहीं है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे पास जो है बिजली के मुहैया करा दिए। वो मुझसे कहते हैं साहब आप जल्दी करो, बिजली का काम शुरू हो, ताकि प्रोजेक्ट शुरू हो तो हमारे बिजली मिले। तो अभी वो फुल्ली क्या है ना कि DG सेट पे डिपेंड है। अब डीजल जलेगा तो फिर वो सारी चीज़ अपना वॉकी टॉकी चार्ज करेंगे, या फ़ोन वो लोग रखे हैं तो वो फ़ोन चार्ज करेंगे। तो चूँकि व्हाट्सअप से ही बात करते हैं, कहीं कहीं वाईफाई लगा हुआ किसी किसी के घर, तो उससे बात होती है। तो उनको लाइट की ज़रूरत है, प्लस कम्युनिकेशन के लिए टेलीफोनिक सर्विस की ज़रूरत है। उसके अलावा उन्होंने तीसरी बात मुझे रखी कि साहब जो रोड पिछली सरकार ने बनाई थी वो ख़राब हो गया है। बहुत बार एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे कभी कभी क्या बारिश होती है तो स्लाइड होता है तो गाड़ी गिर जाती है हमारी, या कभी कभी स्लिप आउट होता है तो सीधे नदी में चले जाते हैं। तो रोड ख़राब है, तो रोड जो आपका लिंपिंग से लेकर के और जो दापू जी तक है, वहाँ तक रोड कम्युनिकेशन सरकार जहाँ जहाँ टूटा हुआ उसको मरम्मत करा दे, उसको रिपेयर करा दे, ताकि हम लोग सेफली दापू जी और दूसरे जगहों तक पहुँच सके। तो एक उनका डिमांड था। बाकी तो सारी चीज़ें एज इट इज़ वहाँ पे हैं और सरकार बेहतर कर रही है। कब से वो लोग ये सब जो भी उन लोग की ज़रूरत है कब से पूरा नहीं हो पा रहा है? कब से उन लोग इनसे चीज़ से वंचित है? देखिए प्रॉब्लम तो बहुत पहले से उनकी है, लेकिन जो ये 2014 के बाद सरकार आई तो उनमें चेंजिंग आई। वो खुद महसूस कर रहे हैं कि काफ़ी बेहतर वो महसूस कर रहे हैं, बहुत खुश हैं वो। लेकिन उनके और एक्सपेक्टेशन है। अब चूंकि बहुत साल का पुराना हुआ, 60-70 साल आज़ादी को हो गए, हम उस शहर को अभी तक रेलवे से नहीं जोड़ पाए हैं या कोई अच्छे बस सर्विस से नहीं जोड़ पाए, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। तो सरकार अभी काम कर रही है। अब 9 साल में तो हो नहीं पाएगा, वक्त लगता है चीज़ों को, काफ़ी रिमोट एरिया है। जिस स्तर से मैंने देखा काम करते हुए, काम हो रहा है। अब लोगों को भी उम्मीद है कि सरकार काम करेगी। हाँ, जो स्पीड है वो थोड़ा सा उसमें और सुधार की ज़रूरत है कि स्पीड बनाए, ताकि लोगों को ये 3-4 जो बेसिक प्रॉब्लम है उसका शॉर्ट आउट हो सके। बाकी तो चीज़ें हैं एज इट इज़, ठीक है। वहाँ पे मोदी जी का पूरा वहाँ पे अच्छे से उन लोग के दिलों में मोदी जी बसे हुए हैं।
देखिए, मोदी जी की जहाँ तक बात है तो मैं खुद वहाँ महसूस किया, मैं और भी जगह जाता हूँ तो चीज़ों को देखता हूँ, और उन लोगों के, चूँकि ग्राउंड ज़ीरो की मैं बात कर रहा हूँ, तो सारे लोगों का यही कहना है कि मोदी जी के आने के बाद हमारी एक अलग इमेज बन गई। मैंने ये महसूस किया है कि अगर आप देखें पॉलिटिकल, वर्ल्ड पॉलिटिक्स लेवल पे ना, तो जो मोदी की इमेज, मोदी जी की जो इमेज बनी है, जो प्रधानमंत्री की इमेज है, वो सारे देश उससे सख्ते में है। अब आप ये सोचेगा कि हमारे देश पे कोई हमला कर दे, तो ये मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी, देखिए, हमें तो बहुत गर्व है कि हम भारत के निवासी हैं और हमारे पास दुनिया की सबसे मजबूत सेना है। हमारी सेना को कम आंकने की गलती ना करे दूसरे देश वाले। तो इससे क्या है कि हमारी सेना काफ़ी मजबूत है, उसमें हमारे दूसरे देश वाले हमारे तक सटेंगे भी नहीं। तो दूसरी चीज़ क्या है कि मोदी जी के आने के बाद एक तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक अलग इमेज बनी हमारे देश की। आज देखिए, भारत भारत सब चिल्लाते हैं, भारत से सारे देश अपने को थोड़ा सा दूरी बनाने लगे हैं कि पता नहीं भारत का रुख कैसा ले ले। भारत देखिए बहुत शालीन देश है, हम सब में बहुत शालीनता है, लेकिन जब हम लोग अपने पे आते हैं ना तो तकलीफ पहुंचती है, तो फिर हम किसी को बख्शते नहीं, तो वो हमारे खून में है। तो हमारी भारत की सेना भी है, आपकी सारी इज्जत करेगी, लेकिन जब हमारे देश पे बात आएगी तो हम क्यों बर्दाश्त करेंगे उस चीज़ को। तो मोदी जी के आने के बाद ये इमेज इम्प्रूव हुआ है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में मोदी जी की एक बहुत अच्छी इमेज बनी है। सही बात बोल रहे हैं, गलत बात, अब तो मैं वहाँ देख के आया हूँ, लेकिन आप, चूँकि आप कभी अगर मौका मिले तो आप वहाँ जाइए, चीज़ों को कवर कीजिए, देखिए हकीकत क्या है। आम जन तक क्या है ना कि जो देश की जनता है वो न्यूज़ से देखती है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ती है, प्रिंट मीडिया को देखती है, तो वही जानती है जो उसमें देखा है। या हमारे बीच चाय खाने पे बैठ करके लोग डिस्कशन करते हैं, तो वो वहाँ से पॉलिटिक्स चलती है, तो वो पॉलिटिक्स एक अलग है। लेकिन ग्राउंड जीरो के पॉलिटिक्स जब आप देख करके आएंगे ना, मैं आज जीता जागता देख करके आया हूँ, मैं जियोलॉजिस्ट, भूगर्भ वैज्ञानिक के साथ साथ एक भारतीय नागरिक भी हूँ, तो मैंने सारी चीज़ को देखा। जब हमारे देश की बात आ रही है, जब हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, तो मैं उसकी चीज़ों को दुनिया के सामने लाऊंगा ना कि भाई मोदी जी के आने के बाद ये स्थिति थी, मोदी जी के पहले ये स्थिति थी, मोदी जी के बाद ये स्थिति होगी। तो अभी जो स्थिति बनी है वो बेहतर है। हमारा देश एक बेहतर इंसान के हाथ में, एक बेहतर मतलब कि सरकार के हाथ में, जो बेहतर कर रही है। आप देखिए, शुरू में कोई भी चीज़ नया करेंगे ना तो तकलीफ होगी। जब आप रोड बनाते हैं ना तो आसपास के लोग जो कब्जा करके रखे हैं उनको बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जब वो बन जाता है ना तो वही कहते हैं नहीं बहुत अच्छा काम हुआ है, ताकि उनकी और हमारी सारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो अच्छे से कटती है। तो शुरू में सरकार काम करेगी तो जो गलत लोग हैं उनको तो तकलीफ होगी, या जो जिनको ज़्यादा परेशानी उनको तकलीफ होगी, लेकिन जब वो सिस्टम में आ जाएगा तो बेहतर होगा, सबसे बेहतर होगा। तो सरकार सारे चीज़ को एक सिस्टम में ला रही है, तो सरकार को बेसब्री से थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देश की जो हालत 75 सालों में थी उसमें काम किया है पिछली सरकार ने, मैं उसको इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी जो स्पीड थी, जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस थे, उसके वजह से बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। लेकिन मोदी जी ने जो 9 साल में किया है वो बेमिसाल है, और हमें उम्मीद है कि इस सरकार को एक मौका और देना चाहिए। उनके 5 साल के और कार्यकाल को देखना चाहिए कि और क्या कर रहे हैं। अगर हमारा बेहतर करते हैं तो उनको और मौका देना चाहिए, नहीं तो दूसरी सरकार को देखना चाहिए। हाँ, ये कहूँगा कि जो हिंदू मुस्लिम इस तरह की जो बेकार की चीज़ें हैं, अभी देश को इसकी ज़रूरत नहीं है, देश को यूनाइट होने की ज़रूरत है। हम हिंदू मुस्लिम करके क्या कर लेंगे, लेकिन आप मुस्लिम हिंदू पे डिपेंड है, हिंदू मुस्लिम को डिपेंड है, तो धर्म से देश नहीं चलता है, देश से धर्म चलता है। अगर हमारा देश शांतिपूर्ण है तो धर्म बहुत अच्छा है, लेकिन धर्म में अगर बवाल हो गया फिर सारा देश की सारी चीज़ें तहस नहस हो जाए। आप भी परेशान होंगे, हम भी परेशान होंगे, अगला भी परेशान होगा, तो बदनाम कौन होगा? हमारा देश। सब तो भारत जानते हैं ना, कोई हिंदू मुसलमान थोड़ी जानता है। तो भारत का नाम रोशन करना है, भारत को एक करना है, तो वही प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। नेपाल में जो आप अभी कार्यरत हैं, किस पद पे हैं? अभी नेपाल में तो हूँ, लेकिन अभी नेपाल से ट्रांसफ़र हो गया मेरा इंडिया, और जो है अभी मैं जियोलॉजिस्ट हूँ, सीनियर जियोलॉजिस्ट के तौर पे हूँ, मैनेजर रैंक का हूँ, और जो है यही सारी चीज़ें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आप अपना कीमती समय दिए। तो ये हमारे साथ अजहर जमील साहब थे, जिन्होंने बताया, बहुत सारी जानकारी इन्होंने दी और बहुत सी बातें हमें इनसे जानने को मिली।